नमस्कार दोस्तों, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे पास आज हम लोग कुछ कुछ करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे, कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ अभी जो हाल फिलहाल में जो घटी है घटनाएं, उसे जानने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है डेली करंट अफेयर्स? कुछ 6 विषय हैं हमारे पास जिस पे हम लोग को डिटेल में बात करने की ज़रूरत है, जिस पे हम लोग बात भी करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास, पहला जो विषय होगा जिस पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे, वो है लाओस ने जारी किया रामलला का डाक टिकट। इस पे बात करेंगे दोस्तों। दूसरा है 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति हुई, इस पे बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। निकोलस मादुरो बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति, इस पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। मनोज मित्तल बने भारतीय लघु उद्योग के विकास बैंक के अध्यक्ष, इस पे हम बात करने का कार्य करेंगे। आईटी दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ का पहल की शुरुआत हुई दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति कोष क्या है, इस पर हमें डिस्कस करने का काम करेंगे, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए डिटेल में बात करते हैं। पहला है लाओस ने जारी किया रामलला का डाक टिकट। क्या इसके बारे में लिखा गया, चर्चा में क्यों है? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में रामलला पर पहले डाक टिकट का अनावरण करने का काम किया है। एस जयशंकर और लाओस के विदेश मंत्री सेलुमकसे कुमासिथ ने संयुक्त रूप से 2 डाक टिकट जारी करने का काम किया है। इन डाक टिकटों का विषय था लाओ पिडियार और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना था दोस्तों। इसका मेन थीम था। एक डाक टिकट पर अयोध्या में रामलला की मूर्ति को दर्शाया गया था, दूसरे डाक टिकट भगवान बुद्ध की स्मृति में जारी किया गया था दोस्तों। वर्तमान क्या है? वर्तमान समय में लाओस मुख्य रूप से बौद्ध देश है, लेकिन इसकी संस्कृति पर हिंदू धर्म का भी गहरा प्रभाव है। लाओस में रामायण को रामकियन या राम की कहानी के रूप में जाना जाता है और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान इसका प्रदर्शन भी किया जाता है दोस्तों। लाओस के बारे में जानते हैं कि लाओस कहाँ है, क्या है, कहाँ बसता है, कहाँ इसका लोकेशन है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है दोस्तों। इसकी सीमा वियतनाम, चीन, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया से लगती है। राजधानी वियंतियाने इसका है। मुद्रा लाओ कीप है दोस्तों। इससे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं? हाल ही में किस देश में रामलला का डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाओस। 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। इस पर अब दूसरा भी जो विषय हमें जिस पे हम लोगों को बात करने की जरूरत है वो ये है कि नए 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों की राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। नवनियुक्त राज्यपाल में से किनका किनका नाम है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं। रामेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। CH विजयशंकर मेघालय के राज्यपाल हैं। विष्णु देव वर्मा को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इनसे पहले झारखंड के राज्यपाल थे। और गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए, पहले असम के राज्यपाल थे। लक्ष्मण आचार्य असम के राज्यपाल तथा मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार पहले सिक्किम के राज्यपाल थे। के कैलाशनाथन पांडुचेरी के उपराज्यपाल हैं दोस्तों। झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक संभावित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। राज्यपाल क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है दोस्तों। इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से रोक नहीं सकता है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है कि एक या एक से अधिक राज्यों में भी एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में काम कर सकते हैं। राज्यपाल की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति कोई राज्यपाल की पोस्ट को संभाल सकते हैं। संविधान के अनुसार 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं, यानी कि रिजाइन आप राष्ट्रपति को वो एक लेटर के थ्रू दे सकते हैं सिग्नेचर करके। अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो दोस्तों। राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने की क्या क्या शर्तें रखी गई है? राज्यपाल संसद के
किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दोस्तों, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकारों का प्राप्त करेगा जिसे संसद विधि द्वारा निर्धारित करता है। यदि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदाविधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, यानी कि उनका जो सैलरी है, एक या 2 से कितने भी राज्यों में रहें, लेकिन उनका सैलरी जो एक राज्यपाल को मिलता है उसी के हिसाब से उनको सैलरी दिया जाएगा और दोनों राज्यों के बीच में सेम रेशियो में बांटा जाएगा। और कहा जा रहा है राज्यपाल की जो सैलरी मिलती है वो उनके पद, उनके रहते समय, उनके पोस्ट पर रहते समय उनको कम नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं? संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपालों को सूचित करे। इससे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं? हाल ही में किसे झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संतोष गंगवार। दोस्तों, निकोलस मादुरो बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति। क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। निकोलस मादुरो इससे पहले 2 बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये वर्ष 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला कहाँ है दोस्तों? इसका हम लोकेशन देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, कुछ इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया से लगती है। दोस्तों, इसकी राजधानी काराकास है। वेनेजुएला बोलीवर वेनेजुएला की एक मुद्रा है। दोस्तों, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। इससे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं? वेनेजुएला की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? इसका सही उत्तर अर्जेंटीना होगा। दोस्तों, मनोज मित्तल बने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष। क्या होते हैं, क्यों चर्चा में है? हाल ही में मनोज मित्तल को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में एस रमन का स्थान लिया है। पहले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। दोस्तों, क्या है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी नाम से भी जानते हैं? यह भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। यह सूक्ष्म और लघु क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने, वित्त पोषण और विकास करने के लिए देश की प्राथमिक संस्था है। यह लघु उद्योग इकाइयों को प्राथमिक शरण संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों को पुनर्वित्त करती है तथा उनसे संसाधन की भी उपलब्ध कराने का काम करती है। इससे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं दोस्तों? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ हो जाएगा उत्तर, इसका सही। आईटी दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल की शुरुआत हुई। क्या है आइडियाज़ फॉर लाइफ? इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। इस चर्चा में क्यों है दोस्तों? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आईटी दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ की पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित किए जाएंगे। ideasforlife.nic.in पोर्टल पर प्रतिभागियों को अपने विचारों और नवाचारों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आइडियाज़ फॉर लाइफ में मिशन लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहला विषय है जल बचाएं, दूसरा ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें, ई कचरे को कम करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग ना करें, दीर्घकालिक खाद्य पदार्थों के लिए अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली बनाएं। इससे संभावित प्रश्न क्या निकलते हैं? आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो आईटी दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृति कोष क्या है दोस्तों? नेशनल कल्चरल फंड। ये चर्चा में क्यों है? केंद्र सरकार ने 28 नवंबर 1996 को चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में
राष्ट्रीय संस्कृति कोष की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के और उसे संरक्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन जुटाना है दोस्तों। राष्ट्रीय संस्कृति कोष के कार्य क्या है? संरक्षित या अन्य स्मारकों का संरक्षण, रखरखाव, संवर्धन और सुरक्षा के लिए कोष का प्रशासन का और इसका इस्तेमाल करना, विशेषज्ञों और सांस्कृतिक प्रशासकों के एक कैडर के विकास को प्रशिक्षण देना और सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है दोस्तों। मौजूदा संग्रहालयों में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने और नई और विशिष्ट दीर्घाओं को समायोजित करने या बनाने के लिए नए संग्रहालयों का निर्माण करने में सुविधा प्रदान करने इसका काम। सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और रूपों का दस्तावेजीकरण जो समकालीन परिदृश्य में अपने प्रासंगिकता को खो चुके हैं और या तो लुप्त हो रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं, कगार पर हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष का प्रबंधन प्रशासन केंद्रीय संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता वाली एक शासी परिषद के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। इसमें अधिकतम 25 सदस्य होते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत राष्ट्रीय संस्कृति के कोष में किए गए दान पर अपने 100% छूट मिलती है दोस्तों। एनसीएफ की गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए पात्र होते हैं। राष्ट्र आज के समय में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।